हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज़ राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी में हमारा एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, जिसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। सूक्ष्म जीवों का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे स्पेशली 4 प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया जिसे जीवाणु बोलते हैं, फंगी हो गया जिसे कवक बोलते हैं, अलगे हो गया जिसे शैवाल बोलते हैं, प्रोटोजोआ जिसे प्रजीवगण बोलते हैं, और वायरस जिसे विषाणु बोलते हैं। तो इन पांचों के बारे में हमें प्रॉपर तरीके से स्टडी करना होगा। और स्टडी करने का जो हमारा फोकस रहेगा, पढ़ाई जो हम लोग करेंगे इसमें, उसमें ये स्टडी आमतौर पे करनी होती है किसी खोज किसने किया, या इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, या इसके अलावा इसकी विशेषताएं क्या हैं, क्या फीचर्स हैं। इसके अलावा चूँकि जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, कुछ लाभदायक होते हैं, कुछ बेनिफिट देते हैं आपको, और कुछ नुकसान पहुंचाते हैं जिससे बीमारियां होती हैं। तो लाभ देने वाले कौन से सूक्ष्म जीव हैं, नुकसान पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव कौन से हैं, हर एक पांचों के परिप्रेक्ष्य में उसकी भी स्टडी हम लोग प्रॉपर तरीके से करेंगे। और आमतौर पे क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछे जाते हैं, है ना। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं सूक्ष्म जीवों से। तो सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? पहला तो सवाल यही उठता है कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। कि सिंपल सी बात है कि ऐसे जीव जिन्हें हम नेकेड आइज से, नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। और इन्हें यदि हम देखना चाहते हैं तो इसके लिए माइक्रोस्कोप या किसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र की जरूरत होती है। इसे हम बोलते हैं सूक्ष्म जीव। ये सूक्ष्म जीवों की बात करें तो इसकी जो स्टडी है उसे हम सूक्ष्म जैविकी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जैविकी। इसे हम माइक्रोबायोलॉजी के नाम से पुकारते हैं। अब देखिए, सूक्ष्म जीवों की बात करें कहाँ पाए जाते हैं, तो देखा तो हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो वायु हो, हर जगह सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, बट पाए तो जाते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर के अंदर भी कुछ सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, है ना। कुछ अन्य जानवरों में पाए जाते हैं, कुछ पेड़ों में पाए जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। मतलब इस तरह से सर्वत्र हमारे सूक्ष्म जीव विद्यमान होते हैं, अलग अलग फॉर्म में। कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ फंगी हैं, कुछ अलगे हैं, कुछ प्रोटोजोआ हैं, कुछ वायरस हैं। तो सूक्ष्म जीवों के बारे में आइए हम स्टडी करते हैं। शुरुआत करते हैं, हमारा पहला डिस्कशन करेंगे बैक्टीरिया से। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है जीवाणु, मतलब बैक्टीरिया। इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं बैक्टीरिया से, जिन्हें हम जीवाणु बोलते हैं। जीवाणु की खोज की बात करें तो कई सारे साइंटिस्ट को जाता है। एक तो हॉलैंड के वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने इसकी खोज की और इन्होंने इसको डर्किंस के नाम से सूचित किया स्टार्टिंग में। बाद में एरेनबर्ग ने इसे एक विशेष कैटेगरी में रखा जिसे बोला गया बैक्टीरियम। तो एरेनबर्ग ने बैक्टीरियन नाम दिया इस वर्ग को। लुइस पास्चर ने भी एक इन्फॉर्मेशन दिया बैक्टीरिया के बारे में कि जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनका इस्तेमाल वो पार्टिसिपेट करते हैं किण्वन प्रक्रिया में। किण्वन आप लोग जानते होंगे, जो दूध से दही बनता है, तो उस प्रक्रिया में बैक्टीरिया पार्टिसिपेट करते हैं, जीवाणु पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये बेसिक लुइस पास्चर ने बताया। अब देखिए, यहाँ पे कई बार क्वेश्चन ये पूछा आता है कौन सा जीवाणु, उसका नाम क्या है ना। जैसे राइजोबियम की बात करें तो राइजोबियम एक जीवाणु है जो आपको याद होगा, जो दलहनी पेड़ होते हैं, दलहनी पौधे होते हैं, उसमें पाए जाते हैं। तो ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो ऐसे जीवाणु जो हैं वो अच्छे जीवाणु कहलाते हैं, जो कि हमें बेनिफिट पहुंचाते हैं, है ना। इसके अलावा जैसे लैक्टोबैसिलस की बात करें तो दूध को दही में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो वो भी जीवाणु अच्छे जीवाणु कहलाएंगे, है ना। कुछ जीवाणु ऐसे हैं जिससे नुकसान पहुंचता है, जैसे कि कुछ जीवाणु ऐसे जैसे नींबू में एक होता है कैंकर रोग, तो वो एक विशेष प्रकार के जीवाणु कारण होता है। तो ऐसे जीवाणु हमें नुकसान पहुंचाने वाले जीवाणु कहला जाएंगे, है ना। तो इस तरह से दोनों के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इसकी स्टडी करेंगे। इसके अलावा रॉबर्ट कोच ने भी अपने हिसाब से बताया कि कुछ जीवाणुओं के कारण हमें प्रॉपर तरीके से बीमारियां होती हैं, मतलब डिजीज़ के होने की जो वजह है वो जीवाणुओं को बताया। हालांकि बीमारियां कईयों कारण, मतलब जिसमें आपने अभी पहले पढ़ा कि जीवाणु हैं इसमें, इसके अलावा बैक्टीरिया, फंगी हो गए, अलगे हो गए, प्रोटोजोआ वायरस, तो इन सभी कारण कोई ना कोई बीमारी होती है। तो वो बीमारियां कई बार एग्जाम पूछी भी जाती हैं कि बीमारी किससे कारण होती है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि निमोनिया ये किसके कारण होती है, तो आपको कुछ ऑप्शन दे दिया जाएगा कि बैक्टीरिया कारण होती है, फंगी कारण होती है, अलगे, प्रोटोजोआ वायरस किसके कारण होती है, तो वो आपको बताना होता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हमें स्टडी करके जाना होता है।
तो आइए स्टडी करते हैं इसमें। तो जीवाणुओं के बारे में पहली सबसे महत्वपूर्ण चीज आप लोग याद रखेंगे कि जीवाणु एक कोष की होते हैं, मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, मतलब इनका एक सिंगल सेल होता है। और यही फीचर किसका होता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स का, है ना। तो ये भी याद रखेंगे, प्रोकैरियोटिक, हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोकैरियोटिक ही इस्तेमाल किया जाता है। और इनमें जो है तो देखा जाए तो इसमें जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, वो म्यूकोपेप्टाइटिस की बनी होती है। तो देखा है तो जो ये वॉल होती है, ये पौधों के लक्षण इसमें ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं, पौधों के समान लक्षण देखने को मिलते हैं जंतुओं की अपेक्षा, है ना। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जीवाणुओं के बारे में जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो याद रखना है, वो ये है कि जीवाणु स्वपोषी भी होते हैं। स्वपोषी का मतलब ये है कि अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। अपना भोजन स्वयं कैसे बनाएंगे? स्वपोषी जीवाणु वे होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके कार्बोहाइड्रेट बनाने की क्षमता रखते हैं, मतलब पौधों के समान फीचर देखने के लिए मिलता है। और दूसरे कुछ जीवाणु होते हैं जो परपोषी होते हैं। परपोषी का मतलब ये है कि आप खुद से खाना नहीं बना सकते, आप दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये परपोषी जीवाणु के लक्षण होते हैं, मतलब परपोषी ये होता है। तो स्वपोषी परपोषी दोनों ही प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। नाउ आकार के आधार पे भी कई बार इसका वर्गीकरण किया जाता है। इसमें बोला जाता है कुछ गोलाकार होते हैं, कुछ छड़ के आकार के होते हैं, कुछ सर्पिल आकार के होते हैं, है ना, कुछ कामाकार होते हैं, समथिंग लाइक दैट, कामा, है ना। नाउ एक और महत्वपूर्ण चीज है जो आपको याद रखना है, अब हम डिस्कस करेंगे लाभदायक जीवाणु कौन से हैं, नुकसानदायक जीवाणु कौन से हैं। तो इसके बारे में थोड़ा स्टडी करना जरूरी है, बिकॉज यही आमतौर पर पूछा जाता है। तो पहले हम देखते हैं लाभदायक जीवाणु। लाभदायक जीवाणु, आइए पहले लाभदायक जीवाणु पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नुकसान करने वाले जो जीवाणु हैं वो कौन से हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, है ना। लेकिन इससे पहले एक और टर्म वैसे इस्तेमाल डिस्कस किया जाता है, वो स्टेनिंग। दैट इज कॉल्ड स्टेनिंग। आप लोगों ने शायद ये टर्म सुना होगा। स्टेनिंग का मतलब होता है अभिरंजन। क्या होता है? अभिरंजन। अभिरंजन। तो अभिरंजन बेसिकली दो टाइप का बेसिकली आइडेंटिफाई किया गया है। ग्राम नाम के एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने एक विभेदक अभिरंजन तकनीक का आविष्कार किया था। और इसमें दो श्रेणी बनाई थी। एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु, तो वो ऐसे जीवाणु जो स्थायी तौर पर अभिरंजित होते हैं। और एक होता है ग्राम निगेटिव जीवाणु, वो अस्थायी तौर पर, मतलब धुलने पर वो अनाभिरंजित हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार से दो कैटेगरी बनाई थी जीवाणुओं की। हालांकि बहुत ज़्यादा पूछी नहीं जाती, लेकिन फिर भी अभिरंजन भी आपको पता होना चाहिए, अभिरंजन होता क्या है ना। ना लाभदायक जीवाणु कौन से होते हैं, जरा इसको देखते हैं। तो एक तो आप लोगों ने राइजोबियम का नाम सुना होगा। क्या नाम? राइजोबियम। राइजोबियम। राइजोबियम ये वो जीवाणु है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जो दलहन पेड़ होते हैं उसमें राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है, दलहनी पौधों में, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने से फायदा क्या मिलता है। अब देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो क्रॉप रोटेशन होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे कुछ फसल लगाया उसके बाद दलहन आप लगा दे अपने खेत में, तो राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की प्रॉपर्टी होती है, और उसके चलते आपकी जो खेत है उसका उपजाऊपन बढ़ जाता है। तो राइजोबियम कैसा जीवाणु हो गया? ये लाभदायक जीवाणु हो गया, है ना। इसके अलावा हमारा जो दूध से दही बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है इसे बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस वो जीवाणु होता है जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। यहां पे मैं साइड में लिख देता हूं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रॉपर्टी होती है, आप लिखते चलेंगे कहीं साइड में। और लैक्टोबैसिलस क्या होता है? दूध को
दही में, कर्ड में कन्वर्ट करता है ना, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है लैक्टोबैसिलस। इसके बाद लाभदायक जीवाणुओं में एक आप लोगों ने सुना होगा कि जो एक रेशा होता है जूट और पटसन में, है ना, तो बेसिकली जो रेटिंग उद्योग होते हैं, रेटिंग उद्योग का मतलब ये है कि जो एक विशेष काइंड ऑफ बेसिकली बैक्टीरिया होता है, इसको बोलते हैं क्लास्ट्रिडियम। तो क्लास्ट्रिडियम नाम का जो ब्यूटेरिकम होता है, मतलब जो बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है, पौधों के तनों के जो रेशे होते हैं ना, जब उसको सड़ाया जाता है तो उसको अलग कर देता है रेशे को, जूट पटसन, है ना। तो ये प्रोसेस जो है इसको रेटिंग कहते हैं। तो रेशों की जो रेटिंग उद्योग होते हैं वहां पर क्लास्ट्रिडियम ब्यूटेरिकम का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको भी मैं सही से यहां पे लिख देता हूं, क्लास्ट्रिडियम क्या बोलते हैं इसको, क्लास्ट्रिडियम। क्लास्ट्रिडियम नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, रेशों को अलग करने में इस्तेमाल होता है। जो रेटिंग उद्योग होते हैं, कहाँ, रेटिंग उद्योग, मतलब रेटिंग उद्योग वो होते हैं जहाँ पर जो विभिन्न पौधों के जो तनों के रेशे होते हैं उनको पानी में डाल के सड़ाया जाता है और उससे रेशे अलग किए आते हैं, इसको रेटिंग कहलाते हैं, इसे रेटिंग कहते हैं। तो वहाँ पर क्लास्ट्रिडियम नाम का बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है, तो इसको मैं रेटिंग कह देता हूँ। रेटिंग जहाँ होती है इसे रेटिंग ही कहते हैं, कि रेशे को अलग करना, है ना। तो इस तरह से अलग अलग जगहों में इवनली जो टैनिंग होती है, आप लोगों ने सुना होगा टैनिंग। टैनिंग क्या होती है, टैनिंग में आपने देखा होगा कि जो चमड़े उद्योग होते हैं वहाँ पर जो मतलब बाल होते हैं उसको अलग करने के लिए भी जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं टैनिंग। तो ये भी एक विशेष प्रकार के जीवाणु कारण संभव हो पाता है। तो इस तरह से अलग अलग जगहों में जीवाणुओं का इस्तेमाल बेनिफिट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इन्हें आप लोग याद रखें, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। कुछ और भी लाभदायक जीवाणुओं की यदि हम बात करें तो कुछ जगहों में, जैसे यदि हम बात करें मेडिसिन के एरिया में, यदि हम मेडिकल सेक्टर की बात करें तो मेडिकल सेक्टर में जो एंटीबायोटिक मेडिसिन होती हैं वहाँ पर जीवाणुओं का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात करें तो स्ट्रेप्टोमाइसिन में स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियास नाम का जो बैक्टीरिया उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मेडिकल क्षेत्र में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेडिकल क्षेत्र में किस लिए, मेडिकल क्षेत्र में जो एंटीबायोटिक होते हैं, एंटीबायोटिक मेडिसिन होती हैं, उनके निर्माण में हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो इस तरह से ये कैसे जीवाणु हो गए, ये लाभदायक जीवाणु हो गए। नाउ अब थोड़े पढ़ लेते हैं नुकसान देने वाले जीवाणु कौन से हैं, बिकॉज ये भी पूछा आता है आप लोगों से। तो बैक्टीरिया में हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय, बैक्टीरिया में क्या पढ़ेंगे हम लोग, नुकसानदायक या नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया, है ना। नुकसानदायक जीवाणु कौन कौन से हैं, कुछ एग्जांपल्स आइए हम डिस्कस करते हैं। हालांकि उनका नाम तो याद रखना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे हमारे मनुष्यों में देखें तो एक बीमारी होती है, इसे बोलते हैं निमोनिया। क्या बोलते हैं, निमोनिया। निमोनिया बीमारी जो होती है ये एक विशेष बैक्टीरिया से होती है, इसे बोलते हैं डिप्लोकॉक्सस न्यूमोनी, उससे कारण होता है। तो निमोनिया ऐसी बीमारियां जो हैं बैक्टीरिया के कारण होती हैं। इसके अलावा जो हैजा होता है, क्या, हैजा भी एक प्रकार विशेष प्रकार के बैक्टीरिया होता है, इसको बोलते हैं विब्रियो कॉलेरी। अब उसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट उसी के नाम से कॉलेरी, क्या नाम है, विब्रियो कॉलेरी, उसी के नाम से कॉलरा होता है, इसको आप हैजा बोलते हो। तो ये तो निमोनिया हैजा जो है हमारे मानव में होती है। इसके अलावा आप लोगों ने एक और पढ़ा होगा जो पौधों में होता है। किसमें, पौधों में। यदि हम बात करें पौधों में कौन सी बीमारियां होती हैं, पौधों में कौन से नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, उसमें से नींबू में जो कैंकर रोग होता है, जो हमारा नींबू होता है,
नींबू में जो कैंकर, जो नींबू हमारे खराब हो जाते हैं, कैंकर रोग जिसे बोलते हैं, ये भी एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया से होता है, इसको बोलते हैं ज़ैंथोमोनास सिट्री। आलू में भी होता है। आलू में क्या होता है? आलू में एक विशेष रोग होता है, इसे बोलते हैं, आलू में सैथिल रोग होता है। कौन सा रोग होता है? सैथिल। आलू में सैथिल रोग होता है, ये भी एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया से होता है, जिसको बोलते हैं स्यूडोमोनास सोलेनिसिरम। एनीवे, बैक्टीरिया का नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ ऐसे सिंबॉलिक तरीके से बता रहा हूं, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के कारण होती है, बिकॉज ये चीज जरूर पूछी जाती है एग्जाम में, है ना। इसके अलावा बैक्टीरिया के कारण और भी बीमारियां होती है। जैसे यदि हम बात करें पशुओं में, पशुओं में कुछ बीमारी होती है। जैसे आप लोगों ने भेड़ में एक बड़ी फेमस बीमारी होती है भेड़ में, इसे बोलते हैं एंथ्रैक्स। भेड़ में एंथ्रैक्स, एंथ्रैक्स नाम की बीमारी होती है भेड़ में, और ये भी बैक्टीरिया के कारण होती है, और उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। तो भेड़ में एंथ्रैक्स बीमारी होने की वजह भी बैक्टीरिया है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये एग्ज़ाम में आमतौर पर पूछी जाती है, या इनके हिसाब से पूछा जाए कि नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया के बारे में बताइए, तो आप उसमें हल्का सी चीज़ें कोट कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो ये तो रहा आपने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा। अब चलते हैं आगे, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम हियर। बैक्टीरिया से आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे अब फंगस के बारे में, फंगी के बारे में पढ़ते हैं। आइए, फंगी। कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, थोड़ी सी कलर्ड लगेगा आपको। लेट्स टेक द डिफरेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड फंगी। फंगी को हम क्या बोलते हैं? फंगी को हम बोलते हैं कवक। वेल, फंगस की बात करें तो कवक का जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं माइकोलॉजी, है ना। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, फंगी जो स्टडी होती है, स्टडी ऑफ फंगी, इसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड माइकोलॉजी। माइकोलॉजी हिंदी में लिख दें ज़्यादा सही रहेगा, इसे बोलते हैं माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंगस, कवक का जो अध्ययन है उसे बोलते हैं माइकोलॉजी। और माइकोलॉजी की जो पिता हैं उनका नाम क्या है? माइकोलॉजी के जो फादर ऑफ माइकोलॉजी हैं, कवक के अध्ययन के जो जनक हैं, वो क्या बोलते हैं उनको? उनका नाम है P.A. माइकल। क्या नाम है उनका? उनका नाम है P.A. माइकल। P.A. माइकल, ठीक है। थोड़ा सा आप याद रखिएगा, दैट्स इंपॉर्टेंट। भारतीय कवक विज्ञान की यदि हम बात करें, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, यदि हम इंडियन की बात करें, इंडियन परिप्रेक्ष्य में, जैसे फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन पढ़ते हैं, वैसे ही फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी की यदि हम बात करें तो वो हैं मुंडकर। क्या नाम है? मुंडकर। दो लोगों को श्रेय जाता है, मुंडकर और बटलर को। मुंडकर और बटलर को श्रेय जाता है, तो इसे बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। मुंडकर और बटलर को कहा जाता है ना। एनीवे, कवक की बात करें, फंगस की बात करें, ये भी जल थल वायु हर जगह देखने मिलते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। कवकों की विशेषताओं की यदि हम बात करें, देखिए, कवकों की बात करें तो कवकों के बारे में कुछ चीज़ें बताई जाती हैं जो आपको थोड़ा सा जानकारी रहना चाहिए। पहली बात तो ये है, कवकों का जो शरीर होता है उसे बोलते हैं थैलस। थैलस का मतलब क्या है? थैलस का मतलब है इसमें जो जड़ है, तना है, पत्तियां इसमें नहीं होती हैं, है ना। दूसरी बात, ये असंवहनीय होते हैं। क्या होते हैं? इसे बोलते हैं असंवहनीय। असंवहनीय का मतलब क्या होता है? असंवहनीय का मतलब होता है इसमें संवहन नहीं होता। जैसे जो वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, उसमें संवहन होता है,
और संवहन होने के कारण उसमें आपको पता होगा उसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं, है ना। इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं होते, इसलिए इसे बोलते हैं असंवहनीय, है ना। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे अबाउट द फंगस। इसकी बात करें तो फंगस में किस तरह के होते हैं, तो याद रहे ये तो मतलब ये फंगस स्वपोषी नहीं होते, पहली बात। ये होते हैं परजीवी। क्या होते हैं? परजीवी। परजीवी का मतलब है दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, या मृतोपजीवी होते हैं, मतलब जो मरे हुए जीव होते हैं उस पे ये फलते फूलते हैं, तो मृतोपजीवी होते हैं। या इसके अलावा सहजीवी भी होते हैं। सहजीवी का मतलब ये है कि साथ में जीवन कल, मतलब किसी के खाते नहीं है बट उसके साथ में ही जीवन उनका, मतलब सपोर्ट किसी का चाहिए होता है और अपना जीवन चलाते हैं। तो ये है आपका 3 फीचर, परजीवी, मृतोपजीवी और सहजीवी, है ना। टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, इसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। जैसे नमी का क्षेत्र है, छायादार एरिया है या अंधेरे स्थान है, वहाँ पर इनका जो ग्रोथ है काफ़ी तेज़ होता है। लेकिन ये महत्वपूर्ण है, ये स्वपोषी नहीं होते, चूंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए अपना भोजन स्वयं बनाने में असमर्थ होते हैं। ठीक है। हाँ, मृतोपजीवी होते हैं, मतलब जो मरे हुए कार्बनिक पदार्थ हैं उस पर निर्भर करते हैं, और इसीलिए इनको मृतोपजीवी भी कहते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग जरूर ध्यान रखें, है ना। नाउ एक और चीज़ बोली जाती है, इसकी जो कोशिका भित्ति होती है उसे काइटिन की बनी होती है, और उसमें जो संचित भोजन होता है उसको ग्लाइकोजन बोलते हैं। ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। नाउ अब डिस्कशन का जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है लाभदायक कवक कौन होते हैं। आप पढ़ेंगे लाभदायक कवकों के बारे में, कौन से कवक ऐसे होते हैं जो लाभदायक होते हैं, और आमतौर पर इसके बारे में पूछा जाता है। तो कई सारे जो कवक होते हैं उसमें प्रोटीन और विटामिन पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें भोजन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मशरूम, आप लोगों ने मशरूम सुना होगा और मशरूम खाते भी होंगे शायद। मशरूम की बात करें तो मशरूम वो कवक है जिसमें प्रोटीन और विटामिन का अच्छा प्रचुर स्रोत होता है, और इसलिए मशरूम काफ़ी हेल्दी होता है आपकी डाइट के लिए। तो लाभदायक है मशरूम, जो कि खाने योग्य है और एडिबल प्रोडक्ट है। इसके अलावा कई सारे जो प्रतिजैविक होते हैं, एंटीबायोटिक, जैसे कि आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो पेनिसिलिन प्रतिजैविक का आविष्कार किया था, वो पेंसिलियम नॉर्टेटम नाम के कवक से किया था। तो यहाँ पर देखें तो प्रतिजैविक बनाने में भी इनका रोल है, इसको भी आप लोग यहाँ पर याद रखें। तो लाभदायक क्या है? प्रतिजैविक बनाने में, प्रतिजैविक बनाने में इनका योगदान रहता है। इसके अलावा मृदा की जो उर्वरता होती है उसको ही बेहतर करने में रोल प्ले करते हैं। जल को रोकने की क्षमता होती है, मतलब कहते हैं जल धारण क्षमता बढ़ा देते हैं, ह्यूमस को बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो कई बार मृदा की जो उर्वरता होती है, मृदा उर्वरता, मृदा उर्वरता को बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं हमारे जो फंगी होते हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ हानिकारक कवक भी होते हैं, तो हानिकारक कवक के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कौन से फंगी ऐसे होते हैं, कवक ऐसे होते हैं जो हानिकारक होते हैं, तो ज़रा उसके बारे में एक नज़र डालते हैं। सॉरी, हम पढ़ने जा रहे हैं हानिकारक कवकों के बारे में। हानिकारक कवकों में जो महत्वपूर्ण है उनमें है अस्थमा। आपको पता होना चाहिए अस्थमा जो है कवक के कारण होता है, और जिस कवक के कारण होता है उसका नाम है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। तो हानिकारक में क्या हो गया? अस्थमा, अस्थमा बोल सकते हैं या दमा बोल सकते हैं। तो अस्थमा या दमा जो है आपका किसके कारण होता है? वो कवक के कारण होता है, फंगी के कारण होता है।
इसके अलावा जो खाज खुजली होती है ना, खाज खुजली, खाज स्किन में जो प्रॉब्लम होती है वो कवक का नाम होता है एकेरस एस्केबीज, है ना। तो ये है आपने पढ़ा, ये किस में है, मानव में। मानव में जो ऐसी बीमारियां होती हैं उसकी वजह जो है कवक होता है। इसके अलावा पौधों में कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे मूंगफली में एक टिक्का रोग होता है। क्या होता है? मूंगफली में टिक्का रोग होता है। और इस टिक्का रोग का जो कवक होता है, जिसके कारण ये टिक्का रोग होता है मूंगफली में, उसका नाम है सर्कोस्पोरा परसोनेटा। तो मूंगफली में टिक्का रोग के लिए भी कवक जिम्मेदार होता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और एक होता है गन्ने का रेड डॉट रोग। गन्ने में एक होता है रेड डॉट, गन्ने में रेड डॉट पड़ जाते हैं। तो गन्ने का जो रेड डॉट, सॉरी रेड डॉट नहीं, रेड रॉट, गन्ने का जो रेड रॉट रोग होता है, इसकी वजह जो फंगस होता है उसको बोलते हैं कोलेटोट्राइकम फल्केटम। तो ये कुछ कवक हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। उतने डिफ़िकल्ट नाम तो याद रखना मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि कवक के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती हैं मनुष्य या पौधों में। तो ये जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए, जिससे आप यहाँ से प्रॉपर तरीके से अपने आंसर में लिख सकें। इन्हें थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, है ना। पूछा भी आता है कई बार एग्ज़ाम में कि अस्थमा, दमा या खाज किसके कारण होती है, कौन से सूक्ष्म जीव कारण होती है, तो आपको पता होना चाहिए कवक के कारण होती है। ठीक है, चलिए इसी क्रम में आगे चलते हैं, कवक से आगे चलते हैं। अब डिस्कस कर रहे हैं हम लोग शैवाल के बारे में। अब डिस्कशन है हमारा अलगे में। ओके, लेट मी टेक द डिफरेंट कलर। अलगे, बोल देखिए शैवाल की जब हम बात करते हैं तो शैवाल जो शब्द है अलगी, ये अलगा से लिया गया है। अलगा का मतलब है समुद्री घास। तो विज्ञान में वो शाखा जो शैवाल की स्टडी करता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्टडी ऑफ शैवाल, स्टडी ऑफ अलगे। शैवाल का जो अध्ययन उसे बोलते हैं हम फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। और फाइकोलॉजी की जो स्टडी है, सॉरी फाइकोलॉजी के जो जनक हैं, स्टडी ऑफ अलगे तो हमारा फाइकोलॉजी हो गया, और फाइकोलॉजी के जो जनक हैं उनका नाम भी याद रखिए, उनका नाम है फ्रीस्ट। जनक का नाम क्या है? फ्रीस्ट। फ्रीस्ट, फ्रीस्ट स्पेलिंग है FRISTCH, फ्रीस्ट, है ना, याद रखिएगा। तो फाइकोलॉजी के जनक हैं फ्रीस्ट। नाउ सबसे महत्वपूर्ण है यदि इसकी विशेषताओं की बात करें तो शैवाल जो है उनको भी, उनका भी जो शरीर होता है वो थैलस होता है, मतलब इसमें जड़, तना, पत्तियां उपस्थित नहीं होती हैं। ये भी असंवहनीय होते हैं, मतलब इसमें भी जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं असंवहनीय, बिकॉज प्रॉपर्टी की पर पूछी जाती है तो कई बार हम लोग लिख नहीं पाते। तो ये असंवहनीय होते हैं, मतलब इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है ना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है, इसमें क्लोरोफिल होता है। तो प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। मतलब ये क्या होते हैं? ये स्वपोषी होते हैं। और स्वपोषी का मतलब क्या है? इनमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल जिसमें होता है वो प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं बना सकता है। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है क्लोरोफिल की। तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पर ध्यान रखें, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, स्वपोषी। नाउ इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज की बनी होती है। बहुत सारे अधिकांश शैवाल जलीय नेचर के, जली में होते हैं, मतलब जल में ही होते हैं, बट कुछ लकड़ी, चट्टान और मृदा में पाए जाते हैं।
कुछ शैवालों के अंदर एक विशेष गुण होता है। कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो कवक के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं। कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो कवक के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं। मतलब यूजली तो स्वपोषी होते हैं, लेकिन कुछ सहजीवी भी होते हैं। और किसके साथ सहजीवी होते हैं? कवक के साथ में। उनका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, वो है लाइकन। क्या है? लाइकन। लाइकन, सॉरी, लाइकन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइकन, है ना। इसके अलावा स्वपोषी प्रकृति के जो हमारे शैवाल होते हैं उसमें 3 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। इसमें क्लोरोफिल हो गया, एक होता है कैरोटिनाइड जिसमें कैरोटीन और जेंथोफिल होता है, और एक होता है फाइकोविलिन। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा बिकॉज ये हो सकता है पूछा जाए, तो ऐसा यू शुड नो अबाउट दिस वन। तो यहां पे याद रखिए 3 प्रकार के वर्णक होते हैं। 3 प्रकार के वर्णक होते हैं, और वर्णक में कौन कौन से हैं? पहला हो गया आपका क्लोरोफिल, पहला वर्णक हमारा हो गया, ये हो गया क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो वर्णक है हमारा, इसमें याद रखिएगा, इसमें ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ई हो गया। एक होता है कैरोटिनॉइड। क्या बोलते हैं? कैरोटिनॉइड। आई एम श्योर टर्म आपने सुना होगा कैरोटिनॉइड, हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इन केस वर्णक के बारे में पूछ लिया तो पता होना चाहिए। कैरोटिनॉइड, इसमें 2 होते हैं, एक होता है कैरोटीन, कैरोटीन और जेंथोफिल। जेंथोफिल, और एक वर्णक होता है, इसे बोलते हैं फाइकोविलिन। फाइकोविलिन। ये 3 प्रकार के वर्णक हमें ध्यान रखने हैं। ये वर्णक हमारे शैवाल के अलगे। नाउ 3 समूह में विभक्त किया गया है। 3 समूहों में हमने शैवाल को डिवाइड किया है। तो 3 समूह भी याद रखिएगा। वो 3 समूह कौन कौन से हैं? एक तो है आपका रोडोफाइटा। रोडोफाइटा, शब्दों से ही लग रहा है, रोडोफाइटा। रोडोफाइटा, रोडो मतलब रे, रेड, तो क्या हो गया? लाल शैवाल। लाल शैवाल जो होते हैं उनको बोलते हैं रोडोफाइटा। ऑलराइट, लाल शैवाल। इसके बाद अगला हमारा टाइप है, वो है थियोफाइटा। थियोफाइटा मतलब भूरा शैवाल। थियोफाइटा, इसका मतलब है भूरा शैवाल। एक होता है क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइटा मतलब हरा शैवाल। तीन प्रकार के शैवाल पाए जाते हैं, 3 समूह हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में। जो हम डिस्कस करते हैं वो ये है कि जो शैवाल हैं उसमें से कौन से लाभदायक शैवाल हैं और कौन से हानिकारक शैवाल हैं। तो पहले स्टडी करते हैं लाभदायक शैवालों के बारे में।
उसके बाद हम लोग हानिकारक शैवालों के बारे में स्टडी करेंगे। तो लाभदायक शैवाल कौन कौन से हैं ज़रा देखते हैं। तो लाभदायक शैवाल में यदि हम बात करें, कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट और विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है। तो जापान में जो निवासी हैं, जापान के जो लोग हैं, वो एक विशेष प्रकार की शैवाल खाते हैं अपने भोजन के रूप में, सलाद में खाते हैं। उसका नाम है अल्वा। क्या नाम है? अल्वा। अल्वा शैवाल। अल्वा शैवाल जो है, जापानी जो हैं वो अपने भोजन में इसको सलाद के रूप में खाते हैं। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और विटामिन ए, सी, डी और ई होता है प्रचुर मात्रा में। इसके अलावा एक और शैवाल होती है, इसे बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, अगर अगर। एक प्रोडक्ट होता है अगर अगर। तो अगर अगर की बात करें, इसमें लाल शैवालों का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर अगर में भी लाल शैवालों का इस्तेमाल किया जाता है। इसे आप रोडोफाइटा बोलते हैं, जिसको आइसक्रीम बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। और एक होता है, एक और शैवाल होता है, इसका नाम है लिमिनेरिया। क्या बोलते हैं? लिमिनेरिया। ये जो लिमिनेरिया शैवाल होता है ना, इसमें, ये समुद्री शैवाल है, इसमें बड़ी मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। तो ये तीनों शैवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अल्वा शैवाल जो है, इसमें इसको एज ए इस शैवाल का इस्तेमाल सलाद के रूप में जापानीज करते हैं, जिसमें विटामिन और कार्बोहाइड्रेट काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर अगर नाम का जो पदार्थ है, उसमें लाल शैवालों से प्राप्त किया जाता है। इसको आइसक्रीम बनाने में आप इस्तेमाल करते हैं। और लिमिनेरिया जो है, ये एक समुद्री शैवाल है जिसमें आयोडीन बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं शैवालों के बारे में। नाउ ये तो रहा भोजन के रूप में, है ना, भोजन में आप जो इस्तेमाल करते हैं भोजन में। भोजन के अलावा कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जिनको हम खेती में इस्तेमाल करते हैं, जैसे नॉस्टॉक है, जैसे नॉस्टॉक हो, नॉस्टॉक, नॉस्टॉक। इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा एनाबीना, एनाबीना। ये शैवाल का इस्तेमाल हम लोग खेती में करते हैं। तो ऐसे जो शैवाल होते हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो ऐसे शैवालों का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? खेती में करते हैं। इनको भी आप लोग याद रखिएगा। एक और होता है नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल का इस्तेमाल जो है, जो बंजर भूमि होती है उसको उपजाऊ बनाने में करते हैं। इसे बोलते हैं नील हरित शैवाल। तो ऐसे कुछ शैवाल होते हैं जो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। इनके बारे में, ये बेनिफिट देने वाले शैवाल हैं, इनके बारे में आप जरूर ध्यान रखें, है ना। अब कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जिनके कारण नुकसान होता है। तो अब बात कर लेते हैं हानिकारक शैवालों के बारे में। हानिकारक शैवालों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका, वो है अलगल ब्लूम, सॉरी वाटर ब्लूम। वाटर ब्लूम बोलते हैं, अलगल ब्लूम भी बोलते हैं। देखिए वाटर ब्लूम जो है, इसमें क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, वाटर ब्लूम अक्सर देखा होगा, जो सतह होती है पानी की समुद्र और तालाब में, वो पूरा ऊपर की एक लेयर बन जाती है। अब जो ऊपर की लेयर पूरा कवर कर देगा, तो नीचे के जो पौधे और मछलियाँ हैं उनको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, तो इससे उनकी मृत्यु हो जाती है। इसे बोलते हैं वाटर ब्लूम। एक और है शैवाल, से बोलते हैं, एक होता है रेड रस्ट रेड रस्ट डिजीज। क्या बोलते हैं? रेड रस्ट डिजीज, रेड रस्ट रोग, रेड रस्ट रोग। ये किस में होता है? ये होता है चाय में। और यदि रेड रस्ट रोग हो गया, मतलब पूरा चाय की जो फसल है उसको बर्बाद कर देता है। कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो पानी को विषैला बना देते हैं। कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो पानी की जो पाइपलाइन है उसमें यदि जम गए तो पाइप को पूरा
क्षरण करने लग जाते हैं। तो ऐसे कुछ सवाल होते हैं, बट मोस्टली वाटर ब्लूम, इसको याद रखिएगा, रेड रस्ट स्ट्रोक के लिए सवाल जिम्मेदार होते हैं। कुछ हानिकारक सवाल हैं, है ना। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट सूक्ष्म जीव में, इसका नाम है प्रोटोजोआ। इसे हम हिंदी बोलते हैं प्रजीव गण। क्या बोलते हैं? प्रजीव गण। इसे बोला जाता है प्रोटोजोआ, दैट इज कॉल्ड प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के बारे में यदि हम डिस्कस करें तो प्रोटोजोआ ये शब्द जो है, ये गोल्डफस्ट नाम के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस शब्द को दिया था, और विटकर नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको प्रोटिस्टा जो जगह थी उसमें रखा। इसका जो फीचर होता है वो एक कोशिकीय होता है। कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है। एक कोशिकीय होता है, मगर ये यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक होता है। नाउ प्रोटोजोआ के बारे में यदि हम बात करें तो यहां पे एक कोशिकीय होता तो जरूर है, लेकिन ये बहुकोशिकीय जंतु होते हैं, उनके समान जो जैविक क्रियाएं होती हैं उसको करते हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आमतौर पर ये एकल होते हैं, लेकिन कई बार कुछ जगह समूहों में भी देखा गया है। ठीक है। अब इसकी यदि हम बात करें किस प्रकार का नेचर होता है, तो जो हमारे प्रजीव गण होते हैं, मतलब प्रोटोजोआ होते हैं, वो परजीवी प्रकृति के होते हैं। परजीवी मतलब दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन इनमें स्वजीवी का जो गुण है, मतलब जैसे इसमें खुद का, जैसे हमने अभी अलगे का पढ़ा है कि अलगे में जो क्लोरोफिल होता है तो प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, तो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो स्वपेशी हो जाते हैं। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता, ये होते हैं परजीवी। नाउ इसमें जो श्वसन होता है वो विसरण के माध्यम से होता है। इस चीज को भी याद रखेंगे, श्वसन जो इसमें होता है वो कैसे होता है? विसरण के माध्यम से होता है। ये काफी महत्वपूर्ण है, श्वसन विसरण के माध्यम से होता है। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है प्रोटोजोआ में, कि इसमें लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों प्रकार का होता है। इसमें दोनों प्रकार के जनन होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों ही प्रकार का जो फीचर है वो इसमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है। तो रहा हमारा प्रोटोजोआ के बारे में। अब प्रोटोजोआ में अब लाभदायक प्रोटोजोआ पढ़ लेते हैं, लाभ कहाँ से होता है। तो आइए पढ़ते हैं लाभदायक प्रोटोजोआ के बारे में। तो पहला तो कुछ प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जो गंदे पानी का जो अवशिष्ट पदार्थ होता है उसका अपघटन कर देते हैं, तो इससे पानी साफ हो जाता है ना। तालाब और जलाशय में जीवाणुओं का भक्षण करते हैं कुछ प्रोटोजोआ, उससे पानी साफ हो जाता है ना। तो इस चीज को आप याद रखेंगे कि अवशिष्ट पदार्थों का अपघटन करते हैं। जो अपशिष्ट पदार्थ है हमारे पानी में, गंदे पदार्थ, उसका अपघटन कर देते हैं और इसके कारण पानी साफ हो जाता है। ठीक है। अपशिष्ट पदार्थ का अपघटन, अपशिष्ट पदार्थ का अपघटन करते हैं। दूसरा, कुछ जीवाणुओं का भक्षण भी करते हैं, उसके कारण भी पानी साफ हो जाता है। इसके अलावा कुछ प्रोटोजोआ जो हैं वो मृत्यु के बाद समुद्र की तली पर बैठ जाते हैं, तो वहाँ पर जो समुद्र भित्तियों का निर्माण होता है वो भी, उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हैं प्रोटोजोआ के बारे में। हानिकारक प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ी सी, क्या नुकसान पहुंचाते हैं, तो हानिकारक के बारे में ही पढ़ लेते हैं। हानिकारक प्रोटोजोआ के बारे में स्टडी करते हैं। हानिकारक में
जैसे कि हमारा मलेरिया है, जो हमारी मलेरिया बीमारी होती है वो प्रोटोजोआ के कारण होती है। अब देखिए, मलेरिया बीमारी के लिए जो प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल होता है, वैसे तो मदर एनोफ्लीज के काटने से होता है, लेकिन प्रोटोजोआ के कारण होता है, मतलब जो सूक्ष्म जीव रिस्पॉन्सिबल होता है वो है प्रोटोजोआ। और उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और एक होता है बीमारी पायरिया, दांतों की बीमारी होती है, आपको याद होगा, दांतों में पायरिया होता है। पायरिया जो बीमारी होती है, इसके लिए जो प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल होता है उसका नाम है एंट अमीबा जिनजीवेलिस। तो मलेरिया और पायरिया जैसी बीमारियां जो हैं ये प्रोटोजोआ के कारण होती हैं और ये नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनको आप लोग यहां पर याद रखेंगे। चलते प्रोटोजोआ से बाहर निकलते हैं, आप चलते हैं विषाणुओं में, चलते हैं वायरस में। अब हम पढ़ेंगे विषाणु के बारे में। देखिए, विषाणुओं की बात करें तो विषाणु वैसे एक लैटिन शब्द है और देखा जाए तो इसका अर्थ है विष। तो ये बेसिक सा है। तो वायरस की खोज करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जाती है इवानोवस्की को। और उन्होंने पहली बार जो बताया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ उन्होंने बताई, वो ये बताई कि जो तंबाकू की जो पत्तियां हैं उसमें एक मोज़ेक नाम का रोग होता है, वो वायरस के कारण होता है। इसलिए इसका श्रेय जाता है किसको? इवानोवस्की को। इसलिए आप इवानोवस्की का नाम ज़रूर याद रखेंगे। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम। ये कई बार पूछा भी गया है, तो आपको एटलीस्ट ऐसे पता होना चाहिए। विशेषताओं की बात करें, क्या इसके अंदर फीचर होता है, तो याद रखिएगा सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी है। क्या है? ये कड़ी है सजीव और निर्जीव के बीच की। वायरस। विषाणुओं में देखा है तो यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें कोई कोशिकी संरचना का प्रदर्शन नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है। श्वसन नहीं करते, इसमें वृद्धि प्रक्रिया नहीं होती, पोषण उत्सर्जन जैसी क्रियाएं नहीं होती हैं। तो ये विषाणु की निर्जीवता के कुछ लक्षण हैं। तो इसमें कुछ सजीवों के गुण भी होते हैं, कुछ निर्जीवों के गुण भी हैं। तो निर्जीवों के गुण ये हो गए। सजीव गुण क्या है? ताप के प्रति संवेदनशील होते हैं। इसमें दिखाया तो ये न्यूक्लियक हम सॉरी प्रोटीन से बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड में डीएनए या आरएनए ये एक अनुवांशिक की तरह कार्य करते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यदि किसी लाइफ सेल में पहुंच जाएं तो वहाँ पर फिर ये अपने ग्रोथ करने लग जाते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जो एक सजीवों जैसे गुण विषाणुओं में देखने को मिलती हैं। सुसुप्त अवस्था में कई सौ मतलब सैकड़ों साल तक रह जाते हैं, है ना। तो इस तरह से इनके अंदर फीचर देखने मिलते हैं। अब इसमें जो डिवीज़न है उसमें 3 प्रकार का डिवीज़न किया गया है। एक किया गया है, मतलब 3 भागों में बांटा गया है। एक है पादप विषाणु, एक होता है पादप विषाणु। पादप विषाणु की बात करें तो इसमें बोला गया है कि न्यूक्लिक एसिड के रूप में आरएनए होता है ना। तो पादप विषाणु में न्यूक्लिक एसिड के रूप में क्या होता है? आरएनए होता है। जैसे टीएमवी वायरस है। इसके बाद होता है एक जंतु विषाणु। जंतु विषाणु, जंतु विषाणु की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड के रूप में यहां पर डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। परंतु कुछ जगह आरएनए भी होता है, कुछ जगह आरएनए भी होता है। जैसे कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वहां पे आरएनए भी देखा गया है। इसके अलावा एक होता है जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी, जीवाणु भोजी विषाणु,
ये जीवाणु पर आश्रित होते हैं, मतलब उनका भक्षण करते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड के रूप में इसमें क्या होता है, डीएनए होता है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में डीएनए होता है। इससे जैसे एग्जांपल है T2 फेज वायरस। तो इस तरह से विषाणु होते हैं, पादप विषाणु, जंतु विषाणु, जीवाणु भोजी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सबसे मेन टॉपिक हमारे डिस्कशन का क्या है, विषाणुओं में लाभदायक विषाणु कौन से होते हैं। अब विषाणुओं में भी कुछ विषाणु ऐसे होते हैं जो लाभदायक होते हैं, जिनसे हमें फायदा होता है। जरा उसकी स्टडी करते हैं, कौन से लाभदायक विषाणु होते हैं। लाभदायक विषाणु में कुछ ऐसे विषाणु होते हैं जो जीवाणु भोजी होते हैं। तो जो जीवाणु भोजी होते हैं उससे फायदा क्या मिलता है, पानी को साफ बनाए रखने में हेल्प करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के कारण कई बार पानी गंदा हो जाता है। तो जीवाणु भोजी जो विषाणु होते हैं उसके कारण पानी को स्वच्छ बनाए रखने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई प्रकार की जो वैक्सीन्स होती हैं, वैक्सीन का जो निर्माण है, वैक्सीन फॉर्मेशन है, या जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, वहां पे इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। इसलिए वहां पे विषाणुओं का प्रयोग किया जाता है, वहां पे काफ़ी हेल्प करते हैं नई मेडिसिन को निर्माण करने में, नई वैक्सीन के फॉर्मेशन में, है ना। जेनेटिक स्टडी करने में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, इसलिए ये कह सकते हैं कि लाभदायक विषाणु हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं नुकसानदायक विषाणु कौन से हैं। नुकसानदायक विषाणु की बात करें तो नुकसानदायक विषाणु में आते हैं बहुत सारे। पहले हम मानव में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पौधों में पढ़ेंगे। जैसे आपने HIV का नाम सुना होगा। तो जो एड्स बीमारी होती है, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स, जिस वायरस के कारण होती है उस वायरस का नाम क्या है, HIV। एक होती है रेबीज, आप लोगों ने रेबीज का नाम सुना होगा, रेबीज वायरस, जब कुत्ता काट देता है तो रेबीज। डेंगू, डेंगू भी जो है वायरस के कारण होता है। खसरा, सॉरी, जो खसरा है ये भी वायरस के कारण होता है। खसरा जिस वायरस के कारण होता है उसको बोलते हैं रुबुला। चेचक, चेचक कौन से वायरस के कारण होता है, चेचक जिस वायरस के कारण होता है उसका नाम होता है वेरियोला। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, वेरियोला, वेरियोला। पोलियो, पोलियो भी वायरस के कारण होता है। एक रूबेला वायरस के कारण जर्मन खसरा होता है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बीमारियां हैं जो वायरस के कारण होती हैं, ये आपको याद रखनी है। और ये सारी की सारी जो बीमारियां होती है किसमें होती है, मानव में, मानव में। कुछ बीमारियां होती हैं जो पौधों में होती हैं, से एक डिस्कस किया था हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही, जो इसकी खोज करता है जिनका नाम है इवानोवस्की, उनके द्वारा तंबाकू में, तंबाकू की जो पत्तियां हैं उसमें मोज़ेक रोग का के बारे में बताया गया था कि विषाणु के कारण होता है, जिसका नाम था TMV वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो जो पादप हैं, पादप की बात करें पौधों में, तंबाकू का क्या लिख सकते हैं, तंबाकू का मोज़ेक रोग, तंबाकू का मोज़ेक रोग। तंबाकू का मोज़ेक रोग विषाणु के कारण होता है। इसका नाम याद रखिए, विषाणु का नाम, यदि चाहें तो, हालांकि बहुत ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी चाहें तो याद रख सकते हैं, तंबाकू का मोज़ेक रोग
टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमवी कारण होता है। क्या होता है? टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, है ना। इसके अलावा एक होता है पोटैटो में भी मोज़ेक होता है, तो क्या बोल सकते हैं? पोटैटो, पोटैटो मोज़ेक, आलू में। तो पोटैटो का जो मोज़ेक होता है ये होता है पोटैटो वायरस एक्स बोलते हैं इसको। तो पोटैटो मोज़ेक के नाम से इसको जाना जाता है, इसको भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, है ना। तो ये रही हमारी वायरस के बारे में, दिस ऑल अबाउट दैट। तो ये हम लोगों ने आज पढ़ा सूक्ष्म जीवों के बारे में। कल का डिस्कशन हमारा होगा जैविक कृषि या ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। तो डिस्कशन को फिलहाल यहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे, कीप फॉरवर्ड एंड टेक केयर।